स्टार्ट। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने जा रहे हैं तो हमें लगता है कि पहले जो ये सब्जेक्ट है इस विषय से हमें शुरुआत करना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, पब्लिक प्लस एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक मीन्स जनता, एडमिनिस्ट्रेशन जो है फ्रेंच लैंग्वेज के एडमिनिस्ट्रो शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है टू मैनेज द अफेयर। तब आपका यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई किसका अफेयर मैनेज करना है, तो रिप्लाई ये होगा कि जनता का। तो मतलब जो सिस्टम, जो व्यवस्था जनता के मैटर्स या अफेयर्स को मैनेज करता है वह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यस। अभी बताओ कि जनता का जो अफेयर है इसको मैनेज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है तो किसके थ्रू करेगा? भाई कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास सुसंगठित कोई संगठन होता है, या तो हम सुसंगठित होकर उसके बारे में अच्छे सोचते हैं। तो अगर जो सामाजिक प्रॉब्लम है तो बड़ा होगा, तो समाज के कई लोगों उसको सॉल्व करने के लिए या जो भी राज्य है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ संगठन बनाएगा। तो मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के केंद्र बिंदु में जो है संगठन है। अभी क्वेश्चन उठना चाहिए कि संगठन क्या होता है। संगठन का निर्माण किसी कॉमन पर्पस से ही होता है। संगठन कुछ प्रकार का हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हों या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हों या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों या अदर कोई भी। इवन आप देख सकते हैं कि जो कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, कई कंपनी ऑर्गेनाइज होती हैं एक साथ, तो उनका भी बेसिक थीम होता है कि वो कॉमन पर्पस होता है, सामान्य हित होता है, इसलिए वो एक साथ आते हैं। तो संगठन का निर्माण होगा जनता को सॉल्व करने के लिए। और संगठन का निर्माण या संगठन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अविभाज्य अध्ययन का पार्ट है जिसको हम अविभाजित नहीं कर सकते। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि संगठन भाई अगर जो बना है तो इसका भी कोई कानून होगा, रूल होगा ना, अचानक थोड़ी बन जाएगा। तो इस संगठन का रूल होता है जिसके आधार पर कोई भी संगठन बनता है। और संगठन में क्या होता है, कोई भी संगठन हो तो संगठन में अगर जो हम बात करें तो वहां पर बड़े अधिकारी होते हैं, छोटे अधिकारी होते हैं। तो बड़े और छोटे अधिकारियों में कैसा तालमेल होता है और बड़े छोटे अधिकारी डिसीजन कैसे लेते हैं, इसी चीज का अध्ययन करते हैं। तो अगर जो माने कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका जो कोर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है वह कानून पर आधारित होता है, किसी नियम या कानून पर ही आधारित होगा, तो कोई संगठन का निर्माण होता है। अब संगठन में जो लोग हैं, बड़े हो गए छोटे हो गए, उनमें क्या संबंध होता है। जैसे बड़ा ऑफिसर होगा तो छोटे ऑफिसर को कमांड करेगा, तो यही टॉपिक यूनिटी ऑफ कमांड हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में स्पेन ऑफ कंट्रोल की एक जो सुपीरियर अधिकारी हो कितने लोगों की कंट्रोल कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। इसके फिर यहाँ पर लोग जो डिसीजन कैसे लेते हैं संगठन में, इस बात पे चर्चा की गई है। और कोई संगठन है अगर जो एक उद्देश्य प्राप्त करना चाहता है, मान लो बीच में उसका मोटिवेशन खत्म होने लगा तो वह डिमोटिवेट हो गया, तो उसको मोटिवेट कैसे किया जाए इसके बारे में थ्योरीज हैं। और ये जो संगठन है, संगठन में कोई एक नेता होता है, तो नेता संगठन का बनता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पता है। फिर यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। वो किसी संगठन में भी हो या आपसी रिलेशन में भी हो, क्योंकि ये बात ना करना ही दूरियां हमारे बीच बढ़ाती हैं। तो संगठन में कम्युनिकेशन होता है, तो हमें इसमें पब्लिक में ये भी पढ़ना है कि संगठन में कम्युनिकेशन कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे स्थापित किया जाता है, ठीक है, उसमें डेलीगेशन कैसा होता है, ये सब चीजें टॉपिक्स हमको इसमें पढ़ना है। तो आज हम जो है मोटिवेशन, इसमें से संगठन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या पार्ट हमको समझने की कोशिश करेंगे हम। तो इससे ये पता चला कि जो संगठन, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो जनता के मामला को या मैटर्स को, अफेयर को मैनेज करने के लिए अस्तित्व में आया। और वो मैनेज किसके थ्रू कर रहा है, किसी संगठन के थ्रू कर रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केंद्र बिंदु संगठन है और जनता का अफेयर है। ठीक है, तो पहले हम संगठन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर संगठन किसी भी प्रकार का हो सकता है, और मेनली हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन की। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी एक प्रकार का संगठन है, हमारा राज्य भी एक प्रकार का संगठन है, ठीक है, वो भी इसके अंतर्गत आता है। संगठन में पहला टॉपिक जो हम ले रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ये कोई संगठन है
संगठन है। तो बड़े लोग होंगे, छोटे लोग होंगे, तो बड़े चाचा क्या करेंगे, छोटे चाचा को आदेश देंगे। तो आदेश देते हैं, ये क्या रहे हैं, यूनिटी, एक कमांड कर रहे हैं। तो क्या जो आदेश दे रहे हैं उसमें एकता होनी चाहिए। जैसे अब मान लो कि ये कोई संगठन है, जैसे अब हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल एक संगठन है, उसमें एक आईएएस है, यूपी का एक आईएएस है, यूपी में वही चीफ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, सब लोग हैं। अब ये क्या कर दें कि एक ही काम को, इसको काम दिया गया आईएएस को कि आप ये काम कीजिए, फला काम, आप जाइए गोरखपुर में चीज फला चीज का सुधार कीजिए। और क्या किया गया कि इसके जो है चीफ मिनिस्टर भी आदेश दे दिए, उसी मुद्दे को लेकर अलग आदेश दिए हैं, और उसी मुद्दे को लेकर यहाँ के होम मिनिस्टर अलग आदेश दिए हैं। तो ये क्या हुआ कि उसको कई आदेश जो है बड़े बड़े बॉस से मिला है, जो जिसमें आपस में कोलाइड हो रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगा, मतलब आदेश में एकता नहीं, जो ऊपर से आदेश दी गई है वो आदेश भिन्न भिन्न है। उससे क्या होगा, ये आईएएस अफसर कंफ्यूज होगा। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का होना किसी भी संगठन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओके, संगठन के जो है अंग हैं जिससे संगठन का निर्माण होता है। पहली बार संगठन में या कोई ग्रुप का निर्माण क्यों होता है, तो पहले ग्रुप का निर्माण इसी कारण होता है क्योंकि उसमें सामान्य हित या सामान्य पर्पज होता है भाई, इसीलिए लोग आते हैं उसमें। तो वैसे कोई भी संगठन अगर जो बनता है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो संगठन बनते हैं, जैसे अभी राज्य एक संगठन है, तो राज्य अस्तित्व में क्यों आया, उसका संगठन का निर्माण कैसे हुआ, वह लोगों को अच्छा जीवन उपलब्ध कराने के लिए आता है अस्तित्व में। तो वैसे संगठन का निर्माण सामान्य हित से हुआ है। तो भाई संगठन चलता कैसे है, जैसे राज्य को एक बहुत बड़ा संगठन, आप एक सिंपल सा ले लें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है राज्य का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, आईएएस होता है। ठीक है, अब भाई उसके अंदर भी कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं ना कि उसके आधार पर निर्णय होता है। तो अब हम मान लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हमारा पहले आईएएस है, ठीक है, फिर उसके लोअर ऑफिसर होंगे। तो कोई भी संगठन में आदेश की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारी हो या कोई संगठन हो, तो उसमें संगठन में बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश देता है कि नहीं देता, आदेश देता है, एक पॉइंट। दूसरा, उसमें भाई सामंजस्य होना जरूरी है, तभी तो संगठन नहीं चलेगा ना, नहीं तो परिवार टूट जाता है हमारा, सामंजस्य नहीं होता है ना। तो परिवार में भी या किसी भी संगठन में सामंजस्य होना आवश्यक है। तब हम ये पढ़ेंगे भाई सामंजस्य कैसे बनता है, क्यों बनता है, और कब कब सामंजस्य बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ये हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे। फिर भाई कोई भी संगठन में कम्युनिकेशन, संवाद जरूरी होता है। वहां तो छोड़ दीजिए महाराज, किसी का रिलेशन हो के अपने परिवार से, अपने पापा से बात मत कीजिए ना, तो दूरियां बढ़ते चली जाती हैं। तो संगठन में बात होती रहे, कम्युनिकेशन चलता रहे, उसके लिए क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। ठीक है, फिर भाई संगठन है या परिवार है, तो परिवार का कोई मुखिया होता है, उसे लीडर का, मतलब संगठन का भी कोई एक लीडर होता है। तो लीडर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए और लीडर कौन होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। फिर मोटिवेशन, चचवा हमको एक उद्देश्य प्राप्त करना है, एक एम हमको प्राप्त करना है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम है, कभी कभी हम रास्ते में डिमोटिवेट हो गए, तो हमें कौन कौन सी चीजें मोटिवेट करती हैं लक्ष्य को प्राप्त करने में, और कैसे कैसे मोटिवेट किया जाए, इसके बारे में थ्योरीज दिए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि कमांड की बात करते हैं। तो भाई क्या छोटे ऑफिसर्स को, जो छोटे ऑफिसर्स हैं, उनको एक व्यक्ति उसे आदेश देना चाहिए या एक से अधिक, एक व्यक्ति को। जैसे अब मैं एक डिस्ट्रिक्ट का आईएएस हूँ, अब मुझे होम मिनिस्टर, शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और अलग अलग लोग जो है मिनिस्टर्स हमको आदेश दिए एक ही काम के लिए, लेकिन उनके मतलब आदेश अलग अलग हैं एक ही मुद्दे को लेकर। तो क्या होगा, आई विल बी कंफ्यूज, हम वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं, कि क्या करें क्या ना करें। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब जो आदेश है उसमें एकता की आवश्यकता है। जैसे वही बात चीफ मिनिस्टर भी कहें, वही बात एजुकेशन मिनिस्टर भी कहें, वही बात अदर मिनिस्टर भी कहें उस मुद्दे पर। ठीक है, इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ कमांड होगा। इसी को हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ऐसा जब होगा तो हम डिसीजन भी अच्छे से लेंगे, हमको प्रेशर भी उतना अच्छे से प्रेशर नहीं होगा, और हम प्रॉब्लम को फोकस करेंगे। तो इसलिए ये होना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया लॉजिक कि ये क्यों होना चाहिए। अब इसके विपक्ष में तर्क कि यूनिटी ऑफ कमांड कभी कभी ये सही नहीं होता है। जैसे एक ही व्यक्ति का आदेश कभी कभी सही नहीं होता है। मतलब इसका ये हो गया कि जैसे मैं हूं तो हर जगह मैं सही नहीं हो सकता डिसीजन दे दे, क्योंकि हर क्षेत्र में मैं निपुण नहीं हूं, तो अन्य लोगों का भी डिसीजन माना जाना चाहिए। ये इसका काउंटर क्वेश्चन होगा, जिसको आप डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। फिर आता है कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन।
आपस में सामंजस्य कब होगा? जब कम्युनिकेशन होगा। जब आप किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं तो कुछ होगा नहीं होगा ना भाई। तो आपको उससे बात करना पड़ेगा। जब आप बात करेंगे तब सामंजस्य बैठना शुरू होगा। तो भाई बात कैसे होगा? एक संगठन में बात कैसे होगा? परिवार में दो लोग मुंह फुला लिए हैं, परिवार भी एक संगठन है ना, परिवार में दो लोग मुंह फुला लिए हैं, आप चाहते हैं कि उनमें बात हो, तो क्या करेंगे? आई थिंक कि आपको कुछ पार्टी देना चाहिए, दोनों लोग इन्वाइट होंगे, फिर वहां पर वो मुद्दा निकालिए। वैसे ही संगठन में क्या होता है, मीटिंग बुलाई जाती है, संगठन में पार्टियां दी जाती है, ताकि जो संगठन के मेंबर है एक दूसरे से मिले जाने। जो ट्रेनर होते हैं अक्सर वहां जाते हैं, क्यों? उनको मेल मिलाप पैदा किया जाता है, ताकि उनके अंदर फीलिंग आए, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन कर पाए। तो आप कम्युनिकेशन कैसे पाएंगे? कम्युनिकेशन आप मीटिंग बुला करके, मीटिंग आप पार्टी के बहाने बुला सकते हैं कि पार्टी है, या किसी अन्य बहाने बुला सकते हैं। जब आप बुलाएंगे तो वहां पर कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा तो लोग एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो कोऑर्डिनेशन होगा, और कोऑर्डिनेशन होगा आपका तो उसमें से लोग जो है अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा डिरेक्ट होंगे और उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। ये बात समझे? अब आता है लीडरशिप। तो लीडर कौन बनेगा भाई संगठन का? लीडर मतलब होता क्या है? लीडर मीन्स वह व्यक्ति जो अपने पीछे चल रही जो लोग हैं उनको डायरेक्ट करे, डायरेक्ट दे। अब डायरेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? जैसे अब लीडरशिप का हम अगर डिफिनेशन करें यहाँ पर, तो लीडर मतलब होता है लीड, ई मतलब एजुकेशन, ठीक है, और उसके बाद में आपका ए मतलब एट्रैक्शन, ठीक है, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, और ई मतलब इफोर्ट, यस मतलब लीडरशिप नहीं लीडर, हाँ यही तक होता है, इफोर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लीडरशिप के अर्थ को मैंने डिवाइड किया, तो एल मतलब लीड करना, ई मतलब एजुकेशन, ए मतलब अट्रैक्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, और ई मतलब इफोर्ट, और ये आर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मेरी बात समझो भाई, लीड करना मतलब भूमिका निभाना। अब भूमिका कौन निभाएगा? मुझे मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है, हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए फिर देखिए। तो मतलब लीड वही करेगा जिसके अंदर एजुकेशन होगा उस चीज के बारे में, पहला पॉइंट। अब एजुकेशन हम तो लीड कर रहा है, ठीक है, और लीड जब करेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वाहन कर रहा है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का वाहन कर रहा है तो वह जो है लोगों को, अपने लोगों को एक तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा ताकि वो लोग उस तरफ बढ़ सके। मतलब उनको एक इफोर्ट देगा, प्रयास कराएगा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जब उनको प्रयास कराएगा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो लक्ष्य जब उसे मिलेगा तो उसमें जो प्राइज होता है अपने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इतनी प्रोसेस कर रहा है, तो उसके अंदर अट्रैक्शन आएगा कि वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ये लीडरशिप का सामान्य परिभाषा जो मैं जानता हूँ, बाकी किताब में तो 75 लोग डिफिनेशन दिए हुए, सिंपल सा बात हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम समझते हैं मोटिवेशन को। मोटिवेशन क्यों जरूरत है, कोई बताएगा? जो कार्य कर रहे हैं उसको जारी रखें। हाँ बहुत सही, कार्य को जारी रखने के लिए हमें मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। अब नेक्स्ट आता है मोटिवेशन, जो है लैटिन भाषा के मूवर शब्द से निकला है। इससे मूवर मतलब टू मूव, टू मूव मतलब गति करना। तो भाई लैटिन भाषा के मूवर शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है टू मूव, गति करना। तो अच्छा क्वेश्चन में बनता है कि किधर गति करना, तो मतलब लक्ष्य की तरफ गति करना, एम की तरफ गति करना। मतलब मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें एनर्जाइज किया जाता है, हमारे अंदर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, जिसके बाद हम अपने लक्ष्य के प्रति तेजी से बढ़ते हैं। इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। इसके बारे में जो है दो थ्योरी बहुत प्रसिद्ध है जिसको पढ़ना सब बच्चों को चाहिए, और उसमें से जो अब्राहम मास्लो का थ्योरी है तो एकदम प्रैक्टिकल है, इसीलिए हम सोचते हैं कि ये थ्योरी समझा जाए। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जरूरत है, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं कि अब्राहम मास्लो की थ्योरी तो जरूर पढ़िए आप। अब्राहम मास्लो कौन था, कोई बताएगा? मोटिवेशन की कितनी थ्योरियां हैं? दो। एक थ्योरी का नाम है
एक थ्योरी क्या है आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी, और एक थ्योरी है नीड्स हायरार्की थ्योरी। नीड्स हायरार्की थ्योरी, और नीड्स हायरार्की थ्योरी जो है इसको देने वाला कौन था? अब्राहम मास्लो था। ट्रेडिशनल थ्योरी क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना हो तो उसको पैसा दे दो। ये कौन कह रहे हैं? ट्रेडिशनल जो परंपरागत विद्वान है थिंकर है वो कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को मोटिवेट करना हो तो पैसा दे दो। लेकिन ये कहां तक सही? पूर्णतः तो सही नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति पैसे पे बिकता हो। अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृतियां अलग हैं। तो भारत के लोगों की संस्कृति अलग है, वो अपने देश के लिए ज्यादा कुछ कर सकते हैं, ऐसा इनके अंदर भावना है, अपनी मिट्टी से ज्यादा लगाव पाया जाता है। तो ये थ्योरी यहाँ तो अप्लाई नहीं होगी। और इस थ्योरी के जो प्रथम प्रतिपादक माने जाते हैं वह ग्रिफ्थ टेलर माने जाते हैं। और ग्रिफ्थ टेलर वही व्यक्ति वही थिंकर है जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट का थ्योरी दिया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। उसके बाद में थ्योरी ऑफ नीड्स हायरार्की, यह एक मॉडल दिए हैं कि लोगों को ऐसे ऐसे मोटिवेशन मिलता है और लोग ऐसे ऐसे मोटिवेट होते हैं। ये कौन दिया है? अब्राहम मास्लो ने दिया है। और इसने थ्योरी में एक मॉडल दिया, उस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। इसने क्या कहा कि पहले कोई भी व्यक्ति हो छोटा से बड़ा तो उससे पहले क्या आवश्यकता होती है? फिजिकल नीड होती है। क्या होती है? फिजिकल नीड। उसके बाद में साइकोलॉजिकल नीड। जैसे आप फिजिकल नीड में आप क्या कर सकते हो? पहले भाई शुरुआत में कोई मैक्सिमम चीजों में देखा जाए, मैक्सिमम जगह ये बातें अप्लाई की जा सकती हैं कि आप कहीं भी रह रहे हो, आपको पहली कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, रहने का ठिकाना चाहिए। 3 चीज चाहिए ना। अभी आपको कपड़ा ना हो, खाना ना हो, देशभक्ति सूझेगा, आपको समझ में आएगा किसको उड़ दें, प्यार का भूत निकल के आएगा? नहीं निकल के आने वाला ना। तो बेसिक चीज है कि आपको फिजिकल नीड मिले, आपको कपड़ा मिले, खाना मिले, रहने का ठिकाना मिले। उसके बाद में आप क्या करेंगे? तब आप साइकोलॉजिकल नीड, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की तरफ बढ़ेंगे। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या होती है? इमोशंस होता है, सेक्स डिजायर हो सकता है, किसी के तरफ अट्रैक्शन हो सकता है। ये हो गया। अब आप बताइए कि आपको खाना, कपड़ा, मकान मिल गया और आपका एक मैरिज भी हो गया जहां पर आप मैरिज और फैमिली मिल गई जिससे आपको इमोशन जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों चीजों के लिए आप क्या चाहेंगे? सिक्योरिटी चाहेंगे कि नहीं? तो दूसरी आवश्यकता आपको क्या हो गई? सिक्योरिटी की। अब सिक्योरिटी हो गई तो मतलब मेरे घर का कुछ नहीं होने वाला। अब यहाँ से थिंकिंग आपकी हटेगी कि मुझे सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, ऐसा अब्राहम मास्लो कहते हैं। तो आप रिस्पेक्ट के लिए जाएंगे। रिस्पेक्ट, ये हो गया। इसके बाद में आप ये सोचेंगे महाराज कि रिस्पेक्ट तो मिल रहा है, अब देश के लिए कुछ किया जाए, इतना तो हो गया, ये कुछ बड़े लेवल पे किया जाए। तो आप सेल्फ स्टीम या सेल्फ स्टीम रियलाइजेशन जिसको कहते हैं, आप आत्मसम्मान के लिए कुछ करेंगे। तो ये इसका टॉप मोस्ट होता है। जैसे अभी मेरे पास किसी चीज की कमी ना हो, कपड़ा हो, फैमिली हो, इमोशंस मिल रहे हैं मुझे, सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट भी सोसाइटी में है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करूँ जिससे मेरे आत्मसम्मान में वृद्धि हो और मेरा नाम इतिहास में आए, या मैं मेरा नाम जो है नेशनल लेवल पे ले जाए। तो उसे क्या कहते हैं? सेल्फ स्टीम कहते हैं, आत्मसम्मान। समझ रहे इस मॉडल को? और यही मॉडल आप लोगों को डीडीयू के एग्जाम में लिखना है। ठीक है, यही मॉडल और यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो ऐसे ही लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, समझ में आया कुछ कि नहीं? वो क्या पकड़